All right. So the last discussion of chapter number 5 belongs to semi technical description of some families of flowering plant. So यहाँ पर जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है अपना, राइट, इज अबाउट स्टडीइंग फैमिलीज ऑफ flowering plant. Okay, let us recall few basic information. Flowering plant are angiosperms, and angiosperms are most dominating plant types around you. Most dominating, right? लैंड के ऊपर जितने भी प्लांट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा वेराइटी के प्लांट्स जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. तो व्हाट्सोएवर यू आर व्यूइंग अराउंड यू, आपके आजू बाजू के एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी प्लांट्स मिलेंगे उसमें सबसे ज्यादा टाइप के प्लांट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. दैट्स व्हाट यू आर सपोज टू थिंक व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट फ्लावरिंग प्लांट्स. सो वेराइटीज उसकी ज्यादा है. इट मीन्स वेराइटीज अगर ज्यादा है तो उसकी फैमिलीज भी ज्यादा होंगी. तो जब आप फ्लावरिंग प्लांट के बारे में स्टडी करना चाहते हो, रिसर्च करना चाहते हो, वो शायद आयुर्वेद में भी लागू हो सकता है, शायद एग्रीकल्चर में भी लागू हो सकता है, शायद हॉर्टिकल्चर में भी उसका एप्लीकेशन हो सकता है. देयर आर मेनी. प्लांट टिश्यू कल्चर में भी हो सकता है, बायोटेक्नोलॉजी में हो सकता है. एप्लीकेशंस काफी सारे हैं उसके, राइट. सो कहीं पे भी अगर आपको प्लांट के क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ती है तब आपको प्लांट को यूजुअली फैमिली के लेवल के ऊपर ज्यादा इजीली स्टडी किया जा सकता है. अगर प्लांट की फैमिलीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो बहुत ही वास्ट इंफॉर्मेशन होती है एक्चुअल में. सो हमने क्या किया, अगर हमें स्पीडली उसको लर्न करना है, स्पीडली उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसको हमने जो बड़ी इंफॉर्मेशन है उसको कंसाइज फॉर्म में कोड वर्ड के अंदर मॉडिफाइड कर दिया है. कोड वर्ड के अंदर पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना या पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, राइट. आपको सिर्फ कोड वर्ड में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को या तो स्टडी करनी है या प्रेजेंट करनी है. तो उसी को हम बोलेंगे सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन. क्या बोलेंगे? सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन तो कर रहे हैं लेकिन कोड वर्ड के अंदर है इसलिए, राइट. तो कैसे करेंगे वो? तो यहां पे जो आपको फैमिली की इंफॉर्मेशन देनी है, जहां पे आपको देना क्या क्या है, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रेजेंट करनी है, उसके बारे में आपको सिखाया गया है. माइंड इट प्लीज. आपको अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. देयर आर 5 फैमिलीज जिसके बारे में नीट के सिलेबस के अंदर आपको लिखा गया है. 5 फैमिलीज के नाम. उसमें से क्वेश्चंस जब से ये सिलेबस चेंज हुआ है तब से कभी भी पूछे नहीं गए हैं. तो यूजुअली ये हम करवाते नहीं है क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आते हैं नहीं. नीट के अंदर क्वेश्चंस नहीं आते हैं, फिर भी पार्ट ऑफ सिलेबस है. इसलिए कोई एक एग्जाम्पल, 5 में से एक फैमिली जो है मैं आपको सिखा दे रहा हूं कि उसको डिस्क्राइब कैसे करना है. एज एन एग्जाम्पल मैं आपको एक फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूंगा यहां से, राइट. ज्यादा नहीं, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, रेस्ट ऑफ 4 + 1 टोटल 5 फैमिली की इंफॉर्मेशन आपको मैं भेज दूंगा इन द रिटन फॉर्म जब आएगी तब. बट आपको ये मगिंग करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर आपको आती है, आप जानते हो, देन इट इज एडिशनल फीचर, राइट. वो उसको आपको ज्यादा मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत शायद नहीं है. डोंट वरी अबाउट दैट. सो प्लांट इज डिस्क्राइब्ड बिलोंगिंग विथ इट्स. चलिए पहले हैबिट. हैबिट मतलब उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसी है, कौन सी जगह पे वो उगते हैं. एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है. टेरेस्ट्रियल है तो वो कहाँ पे? एरिड लैंड में है, राइट. लैंडस्केप, कौन सा लैंडस्केप है वहां पे उगते हैं, राइट. दूसरा है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स. वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड फ्लोरल कैरेक्टर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर. जब हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था तब हमने बात की थी. तो वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर क्या देखा जाता है? उसके बॉडी का स्ट्रक्चर, मीन्स उसका
लीव्स, उसका स्टेम्स एंड उसके रूट के बारे में. देन कम्स फ्लोरल कैरेक्टर, दैट इज सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट, फ्लावर. तो फ्लावर का डिस्क्रिप्शन हमने जो भी पढ़ा है, जितने भी टाइप के फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन ली है, वो सब का एप्लीकेशन यहाँ पे आने वाला है, राइट? तो वो सब यहाँ पे अप्लाई होगा. नाउ देन अ फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला आर प्रेजेंटेड. उसके बाद में आपको जो एडिशनली जो 2 आइटम देनी है यहाँ पे, एक का नाम है फ्लोरल डायग्राम. फ्लोरल डायग्राम क्या होता है? तो ये टिपिकल एक डायग्राम होती है, राइट? टिपिकल एक डायग्राम होती है. से फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द फ्लावर, ये पेन जो है वो फ्लावर है, से फॉर एग्जांपल, उसको आपको सेक्शन लेना है. क्रॉस सेक्शन लेके ऊपर से आप देखोगे तो 4 वर्ल के अरेंजमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो सबसे बाहर का जो वर्ल होगा वो आपका होगा कोरोला का, सॉरी कैलिक्स का. उसके अंदर सेकंड नंबर का होगा वो होगा करोला का. उसके अंदर थर्ड होगा वो होगा एंड्रोइशियम का, और सेंटर में होगा गाइनेशियम का. तो ये चारों वर्ल को हमको एक डायग्राम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करनी है, जिसको हम बोलेंगे फ्लोरल डायग्राम. क्या बोलेंगे? फ्लोरल डायग्राम. सो ये 1, 2, 3 और 4, ये 4 कंपोनेंट है फ्लोरल डायग्राम के, जिसका ये जो एक्सटर्नल पार्ट है, एक्सटर्नल पार्ट है कैलिक्स. कैलिक्स उसके अंदर ये जो फर्स्ट नंबर का पार्ट है दैट इज कैलिक्स. ये सेकंड नंबर का जो कंपोनेंट है, वर्ल है, वो है कोरोला. ये कैलिक्स है, राइट? उसके अंदर ये थर्ड नंबर का पार्ट है, ये है एंड्रोइशियम. एंड लास्ट में ये फोर्थ नंबर है, ये फोर्थ नंबर का पार्ट है वो है गाइनेशियम. ये 4 वर्ल को रिप्रेजेंट करना है आपको इन दी फॉर्म ऑफ डायग्राम. तो वो जो डायग्राम होगी उसको हम बोलेंगे फ्लोरल डायग्राम, राइट? और जो मैंने शॉर्टकट की बात की थी, राइट, जो मैंने रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है जिसको हम बोलेंगे फ्लोरल फॉर्मूला. अब फ्लोरल फॉर्मूला को बनाना कैसे है, हाउ वी कैन फॉर्म, हाउ वी कैन मेक द फ्लोरल फॉर्मूला, उसकी बात हम अब करते हैं. तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन उसका है, राइट? तो सिंबल्स विच आर गेटिंग यूज्ड इन द फ्लोरल फॉर्मूला, तो वो सिंबल्स में सबसे पहला तो ये पूरा एक, सही फॉर एग्जांपल ये पूरा एक फ्लोरल फॉर्मूला है. आप इसको देख सकते हो यहाँ पे, ये फ्लोरल फॉर्मूला है जो पीछे के स्लाइड में था, सेम टू सेम उसको उठा के यहाँ पे रखा है. ऑलराइट, ये फ्लोरल फॉर्मूला जो है उसके 7 कंपोनेंट्स होते हैं, टोटल 7 कंपोनेंट्स, राइट? एक पहला कंपोनेंट यहाँ पे खाली रखा है, इट इज एम्प्टी. तो ये है फर्स्ट नंबर, उसके बाद ये है सेकंड नंबर, ये है थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ एंड सेवेंथ. ये 7 कंपोनेंट होते हैं कोई भी फ्लोरल फॉर्मूला के. अब मैं बात करता हूं फर्स्ट नंबर यानी कि इसकी. ये जो खाली जगह आपको दिख रही है जहां पे कुछ लिखा नहीं है, अभी खाली है, एम्प्टी स्पेस है, ये फर्स्ट नंबर की जो स्पेस है, इट बिलोंग्स टू ब्रैकेट्स, राइट? सो ब्रैक्टेट फ्लावर और ई ब्रैक्टेट फ्लावर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. अब फ्लावर जो होते हैं, कोई भी अगर फ्लावर की बात करो तो फ्लोरल एक्सिस के ऊपर फ्लावर्स उगते हैं. कभी कभी फ्लावर के एग्जैक्टली जो थैलेमस होता है ना, थैलेमस के एग्जैक्टली नीचे छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. आई रिपीट, कभी कभी फ्लावर के नीचे की तरफ छोटा सा लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है. वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम ब्रैक्ट्स बोलते हैं, ब्रैक्ट्स. अगर वो ब्रैक्ट है तो वो फ्लावर जो होता है उसको ब्रैक्टेट फ्लावर बोलते हैं. अगर वो ब्रैकेट नहीं है तो ई ब्रैक्टेट फ्लावर बोलते हैं, EBR. तो उसका जो सिंबल है वो सिंबल है BR, ब्रैक्टेट, राइट? ब्रैक्टेट्स. तो अगर वो ब्रैक्टेट है तो उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा BR,
अगर है तो मैं यहां पे लिखूंगा BR, अगर नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है मुझे, यहां पे नहीं है, सिंपल। या अगर लिखना ही है तो मैं ये लिख सकता हूं EBR। EBR मतलब ई ब्रैकेटेड, ई ब्रैकेटेड मतलब ब्रैकेट प्रेजेंट नहीं है, राइट। सो EBR इज द सिंबल। सो दैट इज नंबर 1। ओके, फॉर्मूला का ये हमने फर्स्ट नंबर जो है वो क्लियर कर लिया। सेकंड कंपोनेंट जो फ्लोरल फॉर्मूला का है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये सिंबल जो होता है वो सिंबल सिमेट्री के लिए है, फ्लावर की सिमेट्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन द सिमेट्री, राइट। एक, किसी को पता है, जिसकी रेडियल सिमेट्री होती है, एक जिसकी बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और एक जिसकी सिमेट्री नहीं होती है। तो जिसकी सिमेट्री नहीं होती है उसको तो हम एसिमेट्रिक बोलते हैं, बट जिसकी सिमेट्री होती है या तो रेडियल सिमेट्री होगी या तो बाइलेटरल सिमेट्री होगी। तो उसके हिसाब से ये दो उसके टाइप है, एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं या तो जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलेंगे या तो जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलेंगे। तो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब होता है जिसकी रेडियल सिमेट्री है। ये पूरा हमने पढ़ लिया है अबाउट फ्लावर के बारे में, जब हमने बात की थी टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, तब ये आ गया है सब कुछ, राइट। तो अगर रेडियल सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, तो उसका जो सिंबल है वो सिंबल ऐसा है। पहले क्रॉस करना है, उसको एक बाउंड्री के अंदर बांध देना है। सो यू हैव 4 इक्वल टाइप ऑफ पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स मीन्स मोर देन 2 पार्ट्स, तो एक्टिनोमॉर्फिक हो गए। ओनली 2 पार्ट, बाइलेटरल जो होते हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं, सिर्फ 2 ही। तो ये रहा, देखिए परसेंटेज का साइन है, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट। कोई एक एक्सिस में से आप 2 ही पार्ट उसके अलग कर सकते हो, 2 पार्ट, तो उसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। तो यहां पे दूसरे नंबर पे जो है यस, राइट। तो ये जो फ्लावर, जिस फ्लावर का फॉर्मूला है वो फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का फॉर्मूला है वो, राइट। तो ऐसे हम सिंबल यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमको उसके सिमेट्री के बारे में लिखनी है। कोई भी फ्लावर हो, सेकंड नंबर पे सिमेट्री का ही सिंबल आएगा। रेडी, थम्स अप, थम्स अप, ऑल राइट। अब मैं जा रहा हूं थर्ड नंबर पे सिंबल में। थर्ड नंबर का सिंबल होगा फ्लावर की टाइप का जो डिस्क्राइब करेगा उसकी सेक्सुअलिटी, राइट। वो मेल फ्लावर है यानी कि यूनिसेक्सुअल है, फीमेल फ्लावर है, और या बाइसेक्सुअल है, राइट। अगर यूनिसेक्सुअल है तो आपको सिंबल यहां पे मिलेंगे। मेल फ्लावर के लिए ये सिंबल है, फीमेल फ्लावर के लिए ये सिंबल है, राइट। तो ये दो अलग अलग, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों, ये दोनों सिंबल को कंबाइन करके एक सिंगल सिंबल बनता है। ये है बाइसेक्सुअल का सिंबल, और ये दोनों सिंबल सेपरेटेड है, एक मेल के लिए ये सिंबल, एक फीमेल के लिए ये सिंबल। तो यहां पे थर्ड नंबर पे आपको जो सिंबल मिल रहा है ये सिंबल है बाइसेक्सुअल फ्लावर का। मींस ये फ्लावर जिसका ये फॉर्मूला है ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, राइट। हम सब ऑल राइट। नेक्स्ट में जा रहा हूं फोर्थ नंबर के सिंबल में। अब 4, 5, 6, 7 ये चारों वर्ल है। वर्ल के बारे में हमें पता है, सबसे बाहर का कैलिक्स, उसके अंदर कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, उसके अंदर गाइनेशियम। तो कैलिक्स के लिए के, कोरोला के लिए सी, एंड्रोशियम ए, गाइनेशियम जी, सिंपल। तो ये चारों चार वर्ल के बारे में यहां पे लिखा है, राइट। तो सबसे पहला यानी कि 4 नंबर, दैट इज फॉर कैलिक्स। अब कैलिक्स एंड कोरोला दोनों का सिंबल क से शुरू होता है, सी ही होगा, स्पेलिंग तो सी ही शुरू होगा। अब दोनों को सी लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा किसका क्या है, इसलिए सी के बाद यहाँ पे के रिप्लेस हुआ है, सी की जगह पे के कर दिया है सिंबल। तो ये के कैलिक्स का है, ये सी कोरोला का है। डू रिमेंबर दिस, राइट।
ओके, अब मैं जा रहा हूं वापस ये डायग्राम के अंदर। ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे, आपके बुक में भी होगा सेम डायग्राम। उसके सबसे बाहर का जो ये लेयर है, बाहर का जो वर्ल है, उसमें अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्गन्स कितने हैं देखिए, 1 2 3 4, कितने हैं 4। और अगर आप देखोगे तो एक ही रेडियस में वो अरेंज नहीं है, देखिए 2 रेडियस के अंदर वो अरेंजमेंट है उसकी। ये बाहर की तरफ है ये, और ये भी बाहर की तरफ है, देख सकते हैं आप, राइट। और ये दोनों, ये और ये अंदर की तरफ अरेंज हुए हैं, अंदर की रेडियस में। तो 2 बाहर की तरफ है, 2 अंदर की तरफ है। सो इट इज काउंटेड एज 2 + 2। इट इज काउंटेड एज 2 + 2। देखिए ये रहा के 2 + 2 है। कैसे है 2 + 2? क्यों? 2 बाहर की तरफ है, 2 अंदर की तरफ है, 2 वर्ल है उसके, 2 रेडियस में वो अरेंज है, ऐसा है, राइट। ओके, समझ में आ गया सबको, हम सब? ऑल राइट, गुड। अब आ रही है उसके बाद के वर्ल की बारी, राइट। ये है करोला। तो वापस में जा रहा हूं यहां पर। अब देखेंगे इसके अंदर, यानी कि ये वर्ल। तो अगेन ये 1 2 3 4, नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 है, 4 कंपोनेंट है, लेकिन सिंगल वर्ल में अरेंज है। देखिए एक ही रेडियस के ऊपर ये अरेंज है। तो ऑल 4 आर अरेंज्ड ऑन अ सिंगल रेडियस। तो सी, दैट इज करोला, कितने हैं 4, सी 4 है। अब एंड्रोशियम की बारी, 3rd नंबर के वर्ल की। ये रहा, आप देखिए ये जो है ये एंड्रोशियम की साइन है। साइन मतलब जो कोड वर्ड में जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के अंदर, वो, राइट। तो आप देखेंगे अगर उसका नंबर, तो ये 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने हैं 6, जिसमें ये 1st और 6th ये 2 बाहर के रेडियस में है, ये 2 3 4 5 ये है चारों, ये अंदर की रेडियस में। तो पहले बाहर की रेडियस को लिखना है जिसमें 2 है, बाद में अंदर की रेडियस को लिखना है जिसमें 4 है। तो एंड्रोशियम ए काउंटेड एज 2 + 4। 2 कहां पे है? बाहर के रेडियस में, और 4 कहां पे है? अंदर की रेडियस में। तो एंड्रोशियम हैज टू बी मेंशन्ड 2 + 4। और ये है बीच में सेंटर में गाइनेशियम, जो सिंगल एक ही आपको देखने को मिल रहा है, राइट। बट उसके अंदर अगर आप कंपार्टमेंट देखोगे तो 2 कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट, ये दूसरा कंपार्टमेंट है, राइट। आपको देखने को मिलेगा आपकी बुक के अंदर क्लियरली, यहाँ पे भी है, बुक में भी है, दोनों में आप देख सकते हो। तो ये पूरी ओवरी है, ओवरी सिंगल है, बट उसके अंदर के कंपोनेंट का नंबर 2 है। दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज, जॉइंट है, उसके बीच में ये वॉल है, सेप्टम है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, राइट। तो नंबर कितने हैं? 2 कंपोनेंट के, और दोनों कैसे है? फ्री है या जॉइंट है? तो जॉइंट है एक दूसरे के साथ, राइट। तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? आप गाइनेशियम का नंबर कितना है? 2, राइट, 2 है। इट इज अ 2 गाइनेशियम प्रेजेंट। अब ये गाइनेशियम 2 है, लेकिन दोनों अगर फ्यूज होते हैं तो उसको मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? ब्रैकेट में लिखूंगा, राइट। ब्रैकेट बनाया उसका मतलब वो फ्यूज है। अगर यहां पे भी कहीं पे भी अगर जॉइंट होता, कोई भी कंपोनेंट एक दूसरे के साथ अटैच्ड होता, तो उसको मुझे कैसे लिखना पड़ता? इनटू दी ब्रैकेट लिखना पड़ता, राइट। सो ऐसे हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जो सिंबल्स दिए हैं, जिसको मैंने यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसकी ऑर्डर के हिसाब से कि पहले किसको लिखना है, बाद में किसको लिखना है, 3rd नंबर पे कौन आएगा, 4th नंबर पे कौन आएगा, 5th 6th एंड 7th।
टोटल 7 कंपोनेंट होते हैं फ्लोरल फॉर्म्यूला के, राइट। ब्रैकेट फर्स्ट है कैलिक्स, कैलिक्स ये 4th नंबर वाला, कोरोला सी ये रहा, ये एक पी, पेरियंथ, पी इज फॉर पेरियंथ, जो यहां पे नहीं लिखा इसलिए मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं। तो पेरियंथ हम किसको बोलते हैं, किसको याद है, पेरियंथ किसको बोलेंगे हम? चलो आपके पास बुक है, देखो देखो फटाफट। पेरियंथ, अहमदाबाद। All right, good. When corolla and the calyx, दो वर्ल सेपरेटेड नहीं है, फ्यूज्ड है, राइट। कैलिक्स एंड कोरोला दोनों सेपरेटेड नहीं है, फ्यूजन है उसका, दोनों का मर्ज्ड फॉर्मेट है, तो उस वर्ल को हम बोलेंगे पेरियंथ। तो जब पेरियंथ होगा ना, पेरियंथ, तो ये दोनों नहीं होंगे, अगर ये दोनों है तो पेरियंथ नहीं होगा, राइट। ये आपको याद रखना है। एंड्रोइशियम, गाइनेशियम, ENG। ओके, गाइनेशियम के अंदर एक सेपरेट यहां पे साइन है, गाइनेशियम के अंदर अगर आप देखोगे तो एक सेपरेट साइन आपको देखने को मिलेगी, राइट। तो इसके बारे में बात कर रहा हूं। गाइनेशियम के लिए जो साइन आप यूज कर रहे हो, सिंबल यूज कर रहे हो, वो है G। ओके, टाइप्स ऑफ फ्लावर्स बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ गाइनेशियम और ओवेरी, 3 टाइप के थे, राइट। अगर आप खोलोगे अगेन टाइप्स ऑफ फ्लावर के बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई है, आपने जो सीखा है, राइट। टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ओवरी, 3 टाइप के फ्लावर है, एपिगाइनस, पेरीगाइनस एंड हाइपोगाइनस फ्लावर, राइट। तो यहां पे उसके जो सिंबल्स है, वो सिंबल आपको ऐसे लिखने हैं, G नीचे लिटी, G साइड में लिटी, G ऊपर लिटी, ऐसा। ये जो लाइन है ये वो फ्लावर के पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, राइट। ये गाइनेशियम यानी कि ओवरी, और ये जो लाइन आपको दिख रही है दैट इज फ्लोरल पार्ट। तो ये जो आपको सिंबल दिख रहा है उसमें ओवरी ऊपर है, ऊपर यानी कि सुपीरियर ओवरी है। ओवरी का टाइप कौन सा है, सुपीरियर ओवरी। तो ये फ्लावर पार्ट, फ्लोरल पार्ट जो है वो नीचे है ओवरी के, राइट। तो फ्लावर नीचे है, ओवरी ऊपर है, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं, इसको पता है, हाइपोगाइनस। यहां पे गाइनेशियम एंड फ्लोरल पार्ट दोनों एक ही सरफेस पे है, एक ही एक्सिस पे है, वो हो गया पेरीगाइनस। और ये इससे उल्टा एपिगाइनस। तो एक हाइपोगाइनस हो गया, एक पेरीगाइनस हो गया एंड एक हाइपोगाइनस। 3 टाइप के फ्लावर्स को आपको ऐसे और इस सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करने हैं। यहाँ पे ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, यहाँ पे ओवरी इंफीरियर है, राइट। मेल फीमेल बाइसेक्सुअल हमने बात कर ली। आगे एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक के बारे में हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया। फ्यूजन, अगर ये यहाँ पे मैंने समझाया था कि अगर पार्ट्स एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हुए हैं तो उसको हमें इन ब्रैकेट लिखना है, और
से फॉर एग्जाम्पल आपने एक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था एंड्रोइशियम के अंदर, आप ओपन कीजिए एंड्रोइशियम, तो उसमें लिखा होगा कि अगर एंड्रोइशियम, काफ़ी सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें कैलिक्स के साथ उसका अटैचमेंट होता है, एधेशन होता है, और कभी कभी पेरियंथ के साथ भी उसका अटैचमेंट होता है, एधेशन होता है। ऐसा पॉइंट आपको मिलेगा, शायद अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा आराम से। मिल गया? एंड्रोइशियम के एंड में होगा वो। एंड्रोइशियम जो पार्ट है उसमें एंड में ये पोर्शन होगा। किसको मिल गया? ओके, पालनपुर सूरत को मिल गया है। ओके, मोनार्क सूरत को भी मिल गया है। ओके, जूनागढ़ मिल गया है, जामनगर मिल गया है, पालनपुर मिल गया है, लूणावाड़ा मिल गया है। गुड, ऑल राइट। सो विथ दैट रिस्पेक्ट बाकी को मिल जाएगा, ढूंढोगे तो खुदा भी मिल जाएगा, भगवान भी मिल जाएगा, तो ये तो मिल ही जाएगा डेफिनेटली, राइट। तो यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल एंड्रोशियम है ये ए और करोला है सी। अगर यहाँ पे ये दोनों के बीच में जॉइंट है, अगर वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है और उसको अटैचमेंट मुझे दिखाना है, तो उसको उसके ऊपर ऐसे सिंबल लगा दूंगा। तो सी एंड ए ये दोनों एक दूसरे के साथ जॉइंट है, ऐसा इसमें आपको ये सिंबल प्रेजेंट करना है। ये रहा, एडेशन मींस जॉइंट करना, उसके लिए ये सिंबल होता है, राइट। सो ये सिंबल ऐसे हम यूज कर सकते, इसमें नहीं है, मींस ये एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है। अगर होते तो उसमें मुझे ऊपर की तरफ ये सिंबल जो है लिखना, सेमिल्यूनार टाइप का होता है। सेमिल्यूनार मींस उल्टा ये यू शेप का। जो मैंने आपको सिखाया उसका एक्सप्लेनेशन ही यहाँ पे, इन फ्लोरल फॉर्मूला फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय enclosing the figure within the brackets and adhesion by line drawn above the symbol of the floral part, right। फ्यूजन अगर दिखाना है, फ्यूजन दिखाना है, से फॉर एग्जाम्पल कि ये और ये यहाँ से, तो उसको ऐसे यहाँ पे ज्वाइंट कर देना पड़ेगा, ऐसे 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 करके, राइट। अगर अंदर बाहर है तो लाइन ड्रॉ करके, अगर एक ही रेडियस में है दोनों, से फॉर एग्जाम्पल ये, तो उसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ऐसे, ये एडेशन है, ऐसे मैं कर सकता हूं, तो ये जॉइंट है एक दूसरे के साथ, ऐसा ये सिंबल है तो इसमें तो नहीं है, अगर होता तो मुझे ऐसे रिप्रेजेंट करना पड़ता, राइट। फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेशन एंड एडेशन विच पार्ट्स ऑफ वर्ल्स एंड बिटवीन द वर्ल्स। यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे तो ये सेपरेटेड है, से फॉर एग्जाम्पल ये एंड्रोशियम है और ये कोरोला है, ये ज्वाइंट होता तो मुझे ऐसे उसको अटैचमेंट दिखाना पड़ता, ऐसे, राइट। तो ये कोहेशन है, वो एडेशन था, ये कोहेशन है, राइट। तो एडेशन एंड कोहेशन दोनों को आपको देखने को अगर होता तो आप दिखा सकते हो यहाँ पे कि इसे ज्वाइंट है। यहाँ पे है नहीं तो हम दिखाया, यहाँ पे नहीं है डायग्राम के अंदर। A floral diagram gives information about the number of parts of flowers and their arrangement and relation. इससे आपको ये वर्ल नंबर 1, वर्ल नंबर 2, वर्ल नंबर 3 एंड वर्ल नंबर 4 उसके कंपोनेंट मेंबर्स कितने हैं, तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे देखिए 2 है। तो अल्टीमेटली ये नंबर ऑफ मेंबर्स दिखाते हैं आपको। वो फ्लोरल डायग्राम देख के आपको पता चल जाएगा कि इसमें कैलिक्स के अंदर 4 मेंबर है, कोरोला के अंदर 4 मेंबर है, एंड्रोशियम 6 है इसके अंदर, एंड गाइनेशियम जो है 2 है। तो ये एकदम क्विक रिव्यू आपको दे देती है, जितनी भी फ्लावर की स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वो आप एट ए ग्लांस, ग्लांस का मतलब क्या हो, देखने से पता चलती है, एट ए ग्लांस आप उसकी इंफॉर्मेशन को ले सकते हो।
ओके, एक फैमिली जो मुझे आपको एज एन एग्जाम्पल समझानी है, तो सम इम्पोर्टेंट फैमिलीज में से एक फैमिली की इंफॉर्मेशन में आपको कैसे रिप्रेजेंट होना है उसको वो मैं समझा देता हूँ, राइट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन को हमें इनपुट में डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले उसमें इंफॉर्मेशन जो आपको लिखनी है, पहली इंफॉर्मेशन जो आपको देनी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, वो है उसके जनरल या स्पेशल फीचर्स, मींस उसके हैबिट्स, हैबिटेट्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एटसेट्रा। ये सबसे पहले वेरी शॉर्ट में, वो पूरी बुक नहीं लिखनी है, वहां पे मे बी 2 या 4 लाइन में आपको उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे देनी है, 2 से 4 लाइन में, ज्यादा नहीं, राइट। ओके, सेकंड जो आपको पार्ट यहां पे देना पड़ेगा जो समझाने के लिए, वो है उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर। मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर 1 रूट, नंबर 2 स्टेम, नंबर 3 लीव्स। ये 3 उसके बॉडी पार्ट की इंफॉर्मेशन आपको देनी है। उसका अरेंजमेंट कैसा है, रूट है तो रूट टाइप क्या है, कैसे रूट की स्पेशलिटी है उसका ब्रांचिंग कैसा है, फाइलोटेक्सी, राइट। और फाइलोटेक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांचेस, वो सब आपको फ्लावर के बारे में इंफॉर्मेशन के पहले दे देना है, मींस सेकंड कैरेक्टर वेजिटेटिव। अब आता है फ्लोरल कैरेक्टर। मीन्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फ्लावर्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर, उसकी इंफॉर्मेशन आपको थर्ड लेवल पे देनी है। सबसे लास्ट में फोर्थ जो इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो है उसका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। राइट, कौन सी जगह पे आपको ये फैमिली के प्लांट जो है वो हेल्प कर रहे हैं इकोनॉमिकली, मींस जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, एज ए फूड, एज ए मेडिसिन, से फॉर एग्जांपल ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं काफी सारे, राइट। काफी सारे सोर्स ऑफ पल्सिस होते हैं, काफी सारे सोर्स ऑफ ऑयल होते हैं, काफी सारे सोर्सेस ऑफ कलर्स होते हैं, राइट। इंडिगो है से फॉर एग्जांपल, गड़ी। तो इस हिसाब से उसकी जो भी अगर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो भी आपको डिस्क्राइब करनी होती है। तो दिस आर द 4 मेन बेसिक कंपोनेंट व्हाट यू आर सपोज टू गिव विथ दैट सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम ये बात करते हैं कि कैसे फैमिलीज को डिस्क्राइब किया जाता है। तो यहाँ पे जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन, दैट इज अबाउट फैमिली फैबेसी। तो पहले मैंने क्या बोला था, जनरल या तो स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रक्शन विद इन वेरी शॉर्ट, यहाँ पे 2 पॉइंट में दी है, 2 पॉइंट में वो इंफॉर्मेशन शेयर की है। दिस फैमिली वॉज अर्लियर कॉल्ड पेपिलियोनोइडी, उसका पहले का नाम था पेपिलियोनोइडी, अ सब फैमिली ऑफ लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी की वो सब फैमिली थी, बाद में चेंज हुआ क्लासिफिकेशन में, काफी सारा चेंजेस एज पर द टाइम होता रहता था। अब ये फैमिली को नाम मिला है फैबेसी, राइट। तो पहले का नाम यहां पे लिखा है, आज का नाम यहां पे लिखा है, ओके। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के हर एक कॉर्नर में, हर एक कंट्रीज में आपको ये प्लांट की फैमिली के कोई ना कोई मेंबर मिल जाएंगे। देयर आर मेनी स्पीसीज विच आर बिलोंगिंग टू फैबेसी। तो हर एक कंट्री के अंदर अराउंड द वर्ल्ड ये आपको देखने को मिलते हैं। ओके, ये उसके जनरल कैरेक्टर की बात हुई। अब आ गए हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर के अंदर सबसे पहले बात होगी रूट की, राइट। तो रूट के देखिए, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, ये
उसके टाइप है कि वो प्लांट अगर होंगे तो प्लांट कैसे टाइप के होंगे। ट्री भी हो सकते हैं, श्रब भी हो सकते हैं, राइट, एंड हर्ब्स या तो छोटे प्लांट भी हो सकते हैं। 3 फॉर्मेट के प्लांट आपको जनरली देखने को मिलते हैं। पहली इंफॉर्मेशन एज आई सेड रूट की होगी, रूट विथ रूट नोड्यूल्स। रूट नोड्यूल पुराना वर्ड है, राइट। राइजोबियम बैक्टीरिया एंड रूट मॉड्यूल, इसको याद है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोसिस। रूट नोड्यूल एंड राइजोबियम बैक्टीरिया किसी को याद है? जामनगर याद है, सूरत पालनपुर याद है, बाकी किसी को याद नहीं है, राइट? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए, स्पेशली बॉटनी के लिए, राइट। एक फैमिली है, जो फैमिली आज फैबेसी भी है और उसको हम यूजुअली लेग्यूमिनेसी भी बोलते हैं। लेग्यूमिनेसी फैमिली भी बोलते हैं एंड फैबेसी भी बोलते हैं। इसका ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रूट नोड्यूल, राइट। इसके रूट्स जो होते हैं उसके अंदर गांठ बनती है, गांठ, नोड्यूल मतलब गांठ। अगर आप इसके प्लांट के उखेड़ दो जमीन में से और उसके रूट्स को चेक करो तो रूट्स में गांठ गांठ होती है बड़ी बड़ी, उसको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। उसके अंदर वो गांठ जो होती है उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया रहते हैं। क्या रहते हैं? स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया रहते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया अगर कॉलोनाइज्ड हुए हैं, कॉलोनाइजेशन का मतलब है ग्रुप में अगर वो लाइफ साइकिल अपनी बिता रहे हैं, उसको कॉलोनाइज्ड कहते हैं। तो अगर कॉलोनाइज्ड है, रूट नोड्यूल के अंदर है, एक साथ रह रहे हैं, तब वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करेंगे। क्या काम करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको केयरफुली सुनना है, हो सके तो लिख सकते हो, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो रूट नोड्यूल के राइजोबियम बैक्टीरियाज नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होता है 2 टाइप के केमिकल स्ट्रक्चर के लिए। एक का नाम है प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जिस मोनोमर से बनता है वो मोनोमर का नाम है अमाइनो एसिड। एमिनो एसिड, उसमें एमिनो ग्रुप होता है NH4 जो नाइट्रोजन कंटेनिंग है। तो नाइट्रोजन जो फिक्स होता है, बैक्टीरिया राइजोबियम जो करता है नाइट्रोजन, वो नाइट्रेट के फॉर्मेट में आता है, नाइट्रेट, राइट, NO3-, उसको कन्वर्ट हो जाता है वो अमोनिया में, NH3+ में। वो अमोनिया पहुंचता है थ्रू द रूट, कहां पे पहुंच जाएगा? ऊपर लीव्स के अंदर। वो अमोनिया लीव्स के अंदर जाके कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड में, और वो एमिनो एसिड में से वो प्रोटीन बना सकता है। क्या बना सकता है? प्रोटीन बना सकता है। और दूसरा उसका यूज है नाइट्रोजन बेस बनाना। नाइट्रोजन बेस में से क्या बनेगा? नाइट्रोजन बेस में से क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड्स। क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड्स। तो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों स्ट्रक्चर जो है उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए। और नाइट्रोजन कौन देता है? यहां पे रूट नोड्यूल का ये जो बैक्टीरिया का ग्रुप है वो देता है, ज्यादा देता है। जनरली तो सॉइल में फ्री बैक्टीरिया होते ही है, लेकिन यहां पे एक्स्ट्रा जो कॉलोनी बनी है वो एक्स्ट्रा सप्लाई करते हैं नाइट्रोजन की, राइट। तो ऐसे प्लांट जो होते हैं जिसमें रूट नोड्यूल होता है वहां पे एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जाता है। एक्स्ट्रा नाइट्रोजन जाता है उसका मतलब क्या है? एक्स्ट्रा प्रोटीन बनता है। पॉइंट टू बी नोटेड, उसमें क्या बनता है? एक्स्ट्रा प्रोटीन बनता है।
तो एक्स्ट्रा प्रोटीन जो बनता है स्टोर होता है सीड के अंदर, और वो सीड आप अगर खाते हो तो आपको प्रोटीन मिलता है। तो ऐसा कोई सीड आपको याद है, या तो ग्रुप ऑफ सीड याद है जो आप खाते हो तो आपका प्रोटीन का सोर्स कहा जाता है? कौन किसको याद है प्रोटीन के सोर्स के लिए आप कौन से टाइप के सीड खाते हो? सिक्स स्टैंडर्ड की इंफॉर्मेशन है, न्यूट्रिशन। ओके, जामनगर सेंटर। जामनगर सेंटर। हो गया बोलो। एक मिनट टाइम दिया, आप भी दीजिए आंसर, आप भी दीजिए। થઈ ગયું હમણાં છે બોલો। अहमदाबाद। pumpkin seeds, okay, all right, it is called pulses, come on, pulses, कोई भी pulse, right, they are source of protein, pulses are source of protein। अभी मैंने सीड में आपको समझाया था शायद, सीरियल्स आर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, राइट, वो होता है मोनोकोट सीड, और डाइकोट सीड आर सोर्स ऑफ प्रोटीन, बिकॉज उसमें प्रोटीन, वो डाइकोटिलिडोन, दोनों कोटिलिडोन के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेट स्टोर होता है एज अ फूड। सो यहां पे ये ऐसे डाइकोट प्लांट है जिसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन स्टोर होता है, पल्सिस। तो ये फैमिली पल्सिस की फैमिली है, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूम प्लांट्स बोला जाता है उसको, लेग्यूमिनस फैमिली या तो लेग्यूम प्लांट, पल्सिस की फैमिली। यहां पे पल्सिस फॉर्म होते हैं, पल्सिस बनते हैं, राइट। ओके, स्टेम कैसा होता है उसका, या तो इरेक्ट होगा या तो क्लाइंबर होगा। क्लाइंबर हमें पता है, इरेक्ट या नॉर्मल जो स्टेम होता है वो। लीव्स कहते हैं ऑल्टरनेट, पिनेटली कंपाउंड और सिंपल। अब ऑल्टरनेट का मतलब क्या होगा, सही फॉर एग्जांपल ब्रांच है, ब्रांच की जितनी भी नोड्स है, सब नोड्स के ऊपर सिंगल सिंगल, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट तो है, बट या तो कंपाउंड पिनेट है या तो सिंपल है। सिंपल होगा तो एक ही होगा, अगर कंपाउंड होगा तो एक छोटी 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 कितनी, राइट, लीफलेट्स होगी। तो या तो पिनेटली कंपाउंड है या तो सिंपल लीव्स है। लीफ बेस जो है वो स्पेशलाइज्ड होता है, पल्वीनेट। लीफ बेस उसका होता है वो पल्वीनेट होता है, पल्सिस। अगेन लीफ का स्ट्रक्चर इसी चैप्टर के अंदर है, उसमें तीन जो उसके कंपोनेंट है, राइट, उसमें लीफ बेस में ये पल्वीनेट आपको स्पेशली दिया गया एज एन एग्जांपल, राइट, कि लेग्यूमिनस प्लांट का लीफ बेस नीचे से थोड़ा फूला हुआ होता है, मोटा होता है, राइट, एंड उसको पल्वीनेट बोलते हैं, वो यहां पे लिखा गया है, अगेन रिपीट हुआ है, पल्वीनेट। स्टिपुलेटेड प्लांट है, मतलब उसकी जो लीव्स है, लीव्स के नीचे साइड में दो छोटे छोटे लीव्स आपको मिलेंगे, स्टिप्यूल्स बोलते हैं उसको। विनेशन रेटिकुलेट होता है, विनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स, दो टाइप की होती है, या तो पैरेलल होगी या तो रेटिकुलेट होगी। डाइकोट के अंदर यूजुअली रेटिकुलेट होती है, मोनोकोट है तो यूजुअली पैरेलल होती है, राइट। अब ये फ्लोरल फॉर्मूला की बात, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात, जिसके बाद आपको फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम को रिप्रेजेंट करना बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन हियर। इनफ्लोरेसेंस कैसा है उसका, रेसमोज, राइट,
फ्लावर्स कैसे है, बाइसेक्सुअल एंड जाइगोमॉर्फिक। कैलिक्स कैसे है, टोटल सेपल्स 5 है। गेमोसेपलस, गेमो मतलब फ्यूज्ड या अनफ्यूज्ड, अनफ्यूज्ड, राइट। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है, एस्टिवेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ दीज आइदर कोरोला और कैलिक्स इन द वर्ल्ड, राइट। वर्ल्ड के अंदर उसकी अरेंजमेंट कैसी है। कोरोला पेटल्स 5 है, पॉलीपेटलस है, पेपिलियोनस है एंड कंसिस्टिंग, पेपिलियोनस के बारे में हमने पढ़ा था, एस्टिवेशन, वो लास्ट का एस्टिवेशन जो था 5वां, तो उसकी जो स्पेशली अरेंजमेंट होती है। कंसिस्टिंग पोस्टीरियर स्टैंडर्ड टू लेटरल विंग्स एंड टू एंटीरियर किल, द स्टेमन एंड पिस्टिल के अराउंड होती है वो, स्टेमन दैट इज दीज पिस्टिल, उसके ऊपर ये होता है, मीन्स ये। तो ये सिंगल एक, ये सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट के नीचे 2 और उसके नीचे और 2, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें ये 2 यहाँ से जॉइंट है, ये दोनों जॉइंट है, ये फ्री है, ये फ्री है, ऊपर वाला। तो इस टाइप का अरेंजमेंट जो होता है दैट इज कॉल्ड पेपिलियोनेसी। फैमिली पहले थी, उसका नाम पेपिलियोनेसी इसी के हिसाब से पड़ा था, राइट, क्योंकि उसमें पेपिलियोनस अरेंजमेंट होता है फ्लावर का, एस्टिवेशन का। वेक्सिलरी एस्टिवेशन बोलते हैं उसको, वेक्सिलरी एस्टिवेशन, राइट। तो यहाँ पे फ्लोरल जो फॉर्म्यूला है उसमें फर्स्ट नंबर का कंपोनेंट नहीं है, BR मतलब ए ब्रैकेटेड है। अब ये जो है ओनली एक ही एक्सिस ऐसी है जिसमें से आप उसके 2 पार्ट कर सकते हो, बाइलेटरल, राइट। एंड्रोशियम गाइनेशियम दोनों है, सो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैलिक्स 5 है, 1 2 3 4 5, इन पांचों के पांचों देखिए यहाँ से जॉइंट है, राइट। करोला कितने हैं, 1, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, सो 1 + 2 + 2 यहाँ पे जो जॉइंट है, तो 1 + 2 + 2, 1 2 2, लास्ट के 2 है वो जॉइंट है, ये रहे। एंड्रोइशियम, अगर आप ये एंड्रोइशियम की बात करते हैं थर्ड नंबर के वर्ल्ड की, तो अगर आप देखोगे तो ये सिंगल एक अकेला है, और ये दूसरे 9 ऐसे है जो एक ग्रुप में है, 9 जॉइंट है और ये सिंगल जो है वो अलग है, तो 1 + 9। तो एंड्रोशियम जो है वो एक 9 का वर्ल है पहला, जो जॉइंट है एक दूसरे के साथ, और एक अलग ही है 1 नंबर, एक। सो 9 + 1 का स्ट्रक्चर यहाँ पे किसका, एंड्रोइशियम का। गाइनेशियम अगर देखोगे तो सिंगल है, एक ही है, राइट। और ओवरी, उसको आपको फ्लावर खोल के आपको देखनी पड़ेगी, ओवरियस सुपीरियर है, इंफीरियर है या सेमी इंफीरियर है। तो यहाँ पे ओवरी जो है, जी ओवरी, सुपीरियर ओवरी है, राइट। तो इस हिसाब से आपको फ्लावर डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करना होता है पार्ट 3 के अंदर। ओके, लास्ट में उसका जो रिप्रेजेंट होता है वो होता है उसका गाइनेशियम, एंड्रोशियम, और उसमें से फ्रूट कैसे बनता है। तो एंड्रोशियम 10 है, डाइडेफिलस 10, ये रहा 1 + 9, तो 10 होता है। डाइडेफिलस मतलब 2 ग्रुप है, एक ग्रुप है 9 का और एक है 1 का, 2 ग्रुप है डाइडेफिलस। एंथर डेहेसियस, डेहेसियस मतलब खुलता है और उसमें से एंथर रिलीज होती है, वो सॉरी पोलन ग्रेन रिलीज होती है। 2 उसमें थीका है, डाइथिकस है, ये रहा, ये एक थीका होती है, ये दूसरी थीका होती है, डाइथिकस है, वो सब में डाइथिकस ही होती है, राइट। गाइनेशियम ओवरी सुपीरियर है, मोनोकार्पिलरी है, यूनिलोक्युलर विथ मेनी ओव्यूल्स एंड स्टाइल, वो सिंगल होता है, स्टाइल जो होता है। फ्रूट कैसे होते हैं, लेग्यूम फ्रूट होते हैं, सीड 1 और मेनी होते हैं, एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब उसके अंदर जितना भी एंडोस्पर्म बना है वो सब एंडोस्पर्म खत्म हो चुका होता है, राइट। तो डाइकोटिलीडोनस की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो ऐसे उसके अंदर फ्रूट या तो सीड्स बनते हैं। तो ये सभी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है।
और लास्ट उसका जो कंपोनेंट आएगा वो होगा उसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के। तो फैबेसी की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? दे आर सोर्स ऑफ पल्सेस। पल्सेस उसमें से बनता है, ये पल्सेस की फैमिली, एज आई सेड अर्लियर, लेग्यूमिनेसी, राइट। ग्राम, अड़द, सेम, मूंग, सोयाबीन एटसेट्रा। काफी ऐसे हैं जिसमें से आपको मिलेगा एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट एटसेट्रा। काफी सारे डाइज के सोर्स है, डाइज, डाइज मतलब कलर, से फॉर एग्जांपल इंडिगो फोरा, गड़ी, राइट। काफी सारे ऐसे हैं जो फाइबर्स के सोर्स हैं, से फॉर एग्जांपल सन हेम्प। काफी सारे ऐसे हैं जो घास चारा, फोडर बोलते हैं उसको, गाय को, भैंस को, बकरी को खिलाते हैं, फोडर, सस्बेनिया एंड ट्राइफोलियम। काफी सारे हैं ऑर्नामेंटल, यानी कि आप वो गमले, कुंडे के अंदर आप इन योर गार्डन्स एंड योर बालकनीज आप उसको यूज कर सकते हो, ल्यूपिन्स एंड स्वीट पी। एंड काफी सारे ऐसे हैं जो एज ए मेडिसिन उसकी वैल्यू है, मेडिसिनल प्लांट्स है, से फॉर एग्जांपल मुलीठी, राइट। तो उसकी इकोनॉमिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंस और विथ द एग्जाम्पल आपको दिखाई गई। ओके, 5 जो फैमिलीज है उसकी जो इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा उसमें सब कुछ याद रहे या ना रहे, 3 चीजें याद रखनी है आपको, अगर हो सकता है तो। कंपलसरी नहीं है, यूजुअली क्वेश्चन आते नहीं है, अगर आ भी गए, बाई चांस अगर आ गए, आते ही नहीं है, बट अगर आ गए तो कौन सी 3 चीज याद रखनी है? नंबर 1 ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ये आपको याद रखना है। रेडी? याद रह जाएगा। एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, दूसरा फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम, ये 3 चीज याद रखनी है। फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ये 3 चीज आपको 5 फैमिलीज के अंदर अगर रहती है आपसे, आपको आ सकता है तो याद रखनी है, अदरवाइज क्वेश्चंस आते नहीं है इसमें से, अगेन आई से। बट ये एनटीए है, नीट है, हर साल ये रूल बदलते रहते हैं, राइट। अभी के हिसाब से नहीं आते हैं, सो वी आर नॉट फॉलोइंग इट, राइट। बट फिर भी एज ए प्रिकॉशन मैं आपको बोल रहा हूं कि ये 3 चीज आप करके जाइएगा तो कोई प्रॉब्लम शायद ना भी हो। तो यहां पे वी आर एंडिंग दिस चैप्टर नंबर 5 एंड वी आर मूविंग फॉरवर्ड विथ द नेक्स्ट चैप्टर। That is chapter number 6, named internal structure of or anatomy of flowering plant। चैप्टर नंबर 5 के बारे में जो भी हमने पढ़ा है, राइट, दैट इज ऑल अबाउट इट्स एक्सटर्नल फीचर्स, राइट, इट इज अबाउट देयर एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं ना उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। आई रिपीट, दे आर कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो उसकी स्टडी को हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजी। क्या बोलेंगे? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। व्हेन इट कम्स टू इंटरनल स्ट्रक्चर, चेकिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर, शायद मुन्ना भाई MBBS पार्ट 1 अगर आपने देखा हो, उसमें वो ऑपरेशन के लिए वो डेड बॉडी होती है, तो उसमें वो संजय दत्त को देते हैं वो स्कालपेल के, ये लो यहाँ से वो काटो। तो वो लेक्चर एनाटॉमी का, प्रैक्टिकल एनाटॉमी का था। एनाटॉमी का मतलब ही यही होता है, कोई भी बॉडी है, कोई भी इंडिविजुअल है, उसको अगर आप काट के अंदर का स्ट्रक्चर अगर आप स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? एनाटॉमिकल स्टडी, राइट। तो बेस्ड ऑन दैट कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके जो कैरेक्टर है उसको मैं 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर सकता हूं। एक होते हैं एक्सटर्नल कैरेक्टर विच इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर,
तो उसको स्टडी करने के लिए जो ब्रांच है वो उसको मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। एक होते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी जो टाइप है उसको बोलेंगे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। उसकी स्टडी को एनाटॉमी बोलते हैं। ये हमने खत्म कर लिया चैप्टर नंबर 5 में। ये है चैप्टर नंबर 6 जो अभी हम देखने वाले, राइट। हमें जो देखना है वो ये देखना है, राइट। ओके, विथ दिस रेफरेंस, राइट, मुझे एक चीज आपसे जो डिस्कशन करनी है कि अगर मुझे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बारे में, सही फॉर एग्जांपल हमें स्टडी करनी है, सही फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी के लिए, तो वहां पे मुझे जो देखना था मॉर्फोलॉजी में वो दो टाइप के कैरेक्टर थे। पहला वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरा ऑर्गन, दैट इज सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल ऑर्गन्स, राइट। यहाँ पे हमने रूट्स की बात की थी, स्टेम की बात की थी, लीव्स की बात की थी, यहाँ पे हमने फ्लावर की बात की थी, सीड की बात की थी एंड फ्रूट्स की बात की थी। तो ये हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की है। सेम वे अगर मुझे इंटरनली जाना है तो सही फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं अभी से कि हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमंस, तो ह्यूमन की बॉडी जिससे बनी है उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम्स। हमारी बॉडी को आप खोलोगे तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम आपको अंदर मिलेगी। सही फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 7 सबका हो गया है, उसमें आपको फ्रॉग के चीर के खोल के उसकी सिस्टम्स को एक्सप्लेन किया है। तो फ्रॉग को अगर एनाटॉमिकली या को चीर के खोला था तो उसमें क्या मिला था, वेराइटीज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गन सिस्टम मिली थी। डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ी है, आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ी है, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ी है। उसको स्टडी करने के लिए आपने किसको स्टडी किया था, ऑर्गन सिस्टम को अगर आप लोग समझे तो किसके वाइज समझे थे, ऑर्गन वाइज। दे आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन्स, तो ऑर्गन वाइज आपने सीखा है। से फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव पार्ट्स कितने हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कितने हैं। ऑर्गन सिस्टम के अंदर हमने बात की थी ऑर्गन्स की। कोई भी अगर ऑर्गन हो वो किससे बने होंगे, टिश्यूज से, एंड अल्टीमेटली दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो हेरारकी है, उसको मैं बोलता हूं स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलता हूं, या तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन बोलता हूं। डू रिमेंबर दिस टू टर्मिनोलॉजीज। ये दोनों टर्मिनोलॉजी को आपको दिमाग में याद रखना है, स्टोर करके। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम के अंदर ये स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आपको स्ट्रक्चरल लेवल दिखाए गए थे। 4 स्ट्रक्चरल लेवल, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। किसको याद है ये 4 टर्मिनोलॉजी, राइट? ओके, जो एनिमल के अंदर सिर्फ टिश्यू है, राइट, या सिर्फ सेल है, या तो सिर्फ ऑर्गन है, या तो सिर्फ ऑर्गन सिस्टम बनी है, उस हिसाब से उसको अलग अलग ग्रुप में रखा था। सही फॉर एग्जांपल योर फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा, राइट, तो उसको हमने कहां पे रखा था, सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद है हम सब? क्यों? क्योंकि भले ही वो मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर रहा है, बट वो सब सेल मिलके टिश्यू में डिफरेंशिएट नहीं हो पाए थे टाइम, है ना। अभी भी टिश्यूज नहीं बने थे। सबसे पहला टिश्यू का मॉडिफिकेशन हुआ वो उसके बाद सेकंड नंबर ऑफ फाइलम में हो, सिलेंट्रेटा के अंदर, राइट। वो कंटिन्यू रहा टिनोफोरा के अंदर भी, और उसके बाद सबसे पहला ऑर्गन जिसे मिला वो था प्लेटीहेल्मिन्थिस, जो कंटिन्यू रहा एस्केलमिन्थिस तक। एस्केलमिन्थिस ने सबसे पहली ऑर्गन सिस्टम बनाई, पूरी नहीं,
हमारी अधूरी कहानी, राइट। उसके पास वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं थी, राइट। से फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा पूरा है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं थी, राइट। अगर याद है ये सब, बाकी तो ऐसे देखने को मिलता है ऐसे। समझ में आ गया? तो अब क्या सवाल है? वो भी पता नहीं है, किसके बारे में बात हो रही है ये भी पता नहीं है, लेकिन एक जो लास्ट क्वेश्चन था वो सुनाई दिया, समझ में आ गया, सब समझ में आ गया, सब सही है। तो ऐसा मत करना, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं आपको रिकॉल भी नहीं हो रहा है, घर जाके देख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा था वो रिकॉल कर लीजिएगा घर जाके, अगर नहीं याद है तो भी। इट इज़ वेरी एसेंशियल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, को रिलेट करो आप जो मैं इंफॉर्मेशन आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, राइट। ओके, सो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे अगर प्लांट्स को यहां पे रखना है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन में प्लांट को हमने चैप्टर नंबर 5 में रखा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। किसको याद है? ओके, सो प्लांट्स हैव ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, उसके पास ऑर्गन सिस्टम नहीं है, ऑर्गन है, राइट। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर ऑर्गन होता और उसमें से ऑर्गन सिस्टम बनती ऊपर का लेवल, तो ऑर्गन बनाती है ऑर्गन सिस्टम, राइट। ऑर्गन क्या बनाएगी? ऑर्गन सिस्टम। तो ये लास्ट होगा, ये लास्ट लेवल होगा हमारा, सही फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे हमारी तो बात करनी नहीं है, मुझे बात करनी है प्लांट्स की। केयरफुली आपको देखना है मैं जो समझाने जा रहा हूं। प्लांट का ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो ऑर्गन लेवल का है, प्लांट्स का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल का है। ऑर्गन बनता है टिश्यूज से और टिश्यूज बनते हैं सेल्स से, उसमें मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ टिश्यू, तो यहां से ऑर्गन के लिए जो अरेंजमेंट होती है स्पेशली प्लांट के अंदर, उसको मैं बोलूंगा टिश्यू सिस्टम। जैसे हमारे ऑर्गन सिस्टम होती है, यहां पे टिश्यू सिस्टम होती है जो टिश्यू के ग्रुप से बनेगी। तो प्लांट की यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टिश्यू सिस्टम। रेडी? ओके, ये याद रह जाएगा हम सब। तो हमें 3 चीजों के बारे में यहां पे इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन में जाना है। एक है टिश्यू एंड उसके सेल्स, टिश्यू 1 और सेल्स 2, ये 2 कंपोनेंट, और तीसरा है टिश्यू सिस्टम। ये 3 चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर में करना क्या है वो मैंने आपको दिखाया कि हमें इस लेवल का स्टडी करना है, इन चीजों के बारे में हम ये चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे प्लांट के अंदर कौन सी टिश्यूज है, उसके अंदर सेल्स कितने हैं और कौन से टाइप के हैं, एंड वो टिश्यू से कौन से टिश्यू सिस्टम बन रहे हैं जो प्लांट के अंदर ऑर्गन, या तो जो तीनों ऑर्गन है मेनली, रूट्स है, लीव्स है और स्टेम्स के अंदर कैसे उसकी अरेंजमेंट होगी टिश्यू सिस्टम्स की, उसके बारे में बात करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो अल्टीमेटली लेट अस मूव टूवर्ड्स द डिस्कशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ internal structure, anatomical structure of flowering plant. You can easily observe the structure similarities and differences in the external morphology of the most organism. कोई भी प्लांट अगर देखो बाहर से आपको easily देखने को मिल जाएगा, सिमिलैरिटी भी देखने को मिल जाएगी, डिफरेंसेस भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बाहर से देखना है, राइट। बोथ प्लांट
एंड एनिमल्स, प्लांट में भी देखने को मिल जाएगा, एनिमल में भी देखने को मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली सेम वे दे व्हेन वी स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, वी फाइंड मेनी सिमिलैरिटीज एंड मेनी डिफरेंसेस। जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर में भी सिमिलैरिटी होती है। तो let us think about those similarities and those differences between two main groups of flowering plant. I repeat, between two main groups of flowering plant. तो मैं अगर बात करूं टू मेन ग्रुप्स, तो फ्लावरिंग प्लांट के टू मेन ग्रुप्स कौन से हैं, किसको याद है? फ्लावरिंग प्लांट्स के दो मेन ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो वो कौन से दो ग्रुप है? रिया, जामनगर। Angiosperm and gymnosperms. Okay, angiosperm and gymnosperm. All right. Anything else? Is your center? ओके, जब हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, तब मैंने बोला था कि व्हेन वी आर राइट नाउ टॉकिंग टेक्निकली अबाउट फ्लावरिंग प्लांट, दे बिलोंग्स ओनली टू एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लावर्स होते नहीं है, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लावरिंग प्लांट, टिपिकली वी आर डिस्कसिंग एंजियोस्पर्म, नॉट जिम्नोस्पर्म. So now question remodified. Which are the two main groups of angiosperms? The Ahmedabad Center. Good. Monocot and dicot. I repeat, there are two main groups of flowering plant or angiosperm. एक का नाम है डाइकॉट, एक का नाम है मोनोकॉट. बिफोर यू एंटर दिस चैप्टर, आपको दिमाग में पूरी इंफॉर्मेशन को रीसेट करना है. यू आर लर्निंग differences between dicot and monocot with reference to their now internal structure. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के डिफरेंस को तो मैंने पहले ही दिखाया है आपको लास्ट चैप्टर नंबर 5 में. अभी आपको जो देखना है वो देखना है इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका डिफरेंस. तो व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, हमें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का डिफरेंस तो याद रहना ही है, उसी के हिसाब से तो हमें इंटरनल स्ट्रक्चर का डिफरेंस याद करना है, राइट? तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का डाइकोट एंड मोनोकोट का मेन डिफरेंस क्या है? चलो रिकॉल कराओ मुझे, मैं तो भूल जाता हूं बार बार, फटाफट. अहमदाबाद. यस, अहमदाबाद. जामनगर. Dicot seeds can be divided into two parts and monocot cannot be. Okay, dicot seed can be divided into two half, monocot cannot be. Okay, any other difference? वलसाड. Dicot are cold storage and monocot are
ability to focus on therapy. Can you repeat? Can you repeat? Dicots have food storage Okay. and monocot have lots of endosperms. All right. Okay. Anything else? Okay. With reference to size, difference क्या है? पालनपुर, सूरत, any other center? Okay. Let me remind you that you are studying in 11th science, maybe preparing for NEET examination, where competition is at the extreme. Right? Sir, Yes, sir. which center? Yes, yes, बोलिए बेटा. Dicot are not endospermic and monocot are endospermic. Okay. Good. Right. Let me continue with my discussion. You are in 11th science. Monarch Surat, can we please pay attention here? Okay, so yes, sir. मोनो मतलब एक और डाइकॉट मतलब दो. That's fine. That is fine. That is okay. Let me continue with my discussion. Right? You are in 11th science, maybe aiming for Surat Palanpur, I got your message. Maybe aiming for medical, where competition is extreme. Right? And जिस हिसाब से आपसे मुझे एक्सपेक्टेशन होती है आंसर्स की, वो उस लेवल का नहीं है. रिस्पॉन्स जो मिलना चाहिए दैट वो लेवल का नहीं है जो मेडिकल के लिए स्टूडेंट अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो जो आंसर देते हैं तो वो तो होना ही चाहिए. आज जो चला वो आज घर जाके आपको कंपलसरी रीड करके याद रखना, वो आपकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जो भी आज का अगर क्लास में आपने कोई भी लेक्चर पढ़ा है तो घर जाके सेल्फ रीड करके याद रखने की आपकी खुद की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो होनी ही चाहिए. अगर आपको ये भी नहीं याद है कि मोनोकोट एंड डाइकोट का डिफरेंस क्या है, इतना ज्यादा एक्सप्लेनेटरी वे में आपको डिस्क्राइब किया है मैंने, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि पहले इवोल्यूशन में डाइकोट आए थे जो जिम्नोस्पर्म में थे आए थे, उसमें से को इवोल्यूशन हुआ. राइट? एक बाजू हर्बीवोरस एनिमल्स आए और उसके पेट भरने के लिए बाद में मोनोकोट आए. मैंने आपको कंप्लीट डिफरेंसेस समझाए थे, कैसे डाइकोट एंड मोनोकोट का डिफरेंस जो है क्या क्या है, कैसे है, क्यों है, क्यों ऐसा मॉडिफिकेशन हुआ, सब मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है आपको. वो इसलिए किया है कि वो आपकी जरूरत है, आपकी रिक्वायरमेंट है टू गेट द मार्क्स. मेरी एक्सप्लेन करने में मुझे मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं नीट में. आपको सुन के याद रख के वो मार्क्स को लेने हैं. तो यहां पे याद मैं रख रहा हूं और आपको जरा भी इच्छा नहीं होती है कि हम वो पोर्शन को याद रखें, है ना? सो आप सोचिए मैं जो बोल रहा हूं वो उसी के हिसाब से ये चैप्टर आपको समझ में आ सकता है. तो अब वो ही नहीं आपको पता है तो फिर ये चैप्टर के बारे में आपको जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी है वो आप कैसे कर सकते हो? ये पॉसिबल ही नहीं है. तो मैं टारगेट दे रहा हूं आपको कि आपको डिफरेंसेस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट परफेक्टली एक बार देखना है, समझना है, याद करना है, लर्न करके दिमाग में याद रख के नेक्स्ट लेक्चर में बैठना है. तभी
ये पूरा जो पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है, वो आपके दिमाग के अंदर फिट हो सकता है। उसी के डिफरेंस को तो हमको समझना है। मुझे आपको कॉन्सेप्चुअल समझाना है, मुझे आपको वो टिपिकल जो टेक्स्ट बुक में है वो रट्टा मार के आपको समझा देना है, ऐसा नहीं करना है। आई वॉन्ट यू टू लर्न, आई वॉन्ट यू टू स्टडी, नॉट टू मग। रट्टा नहीं मारना है, हमें हमें समझना है कॉन्सेप्ट को। तो उसके लिए थोड़ा बहुत प्राइमरीली हमें याद रखना पड़ेगा, तो वो याद रख के ही आपको आना पड़ेगा। व्हाट आई मीन, व्हाट आई एक्सपेक्ट, राइट। अगर एक ने सीड के बारे में इंफॉर्मेशन दी, सही फॉर एग्जांपल फर्स्ट मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसके आंसर में, राइट, एक आंसर आया कि भाई उसके सीड में ये होता है, उसके सीड में, तो सभी चिपक गए सीड को। मोनोकोट एंड डाइकोट के प्लांट में सीड के अलावा कोई पार्ट होता ही नहीं है। जितने भी एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को आपने समझा है ना चैप्टर नंबर 5 में, सभी में दोनों के बारे में समझाया गया है। से फॉर एग्जांपल लीफ के बारे में अगर आप बात करें तो लीफ का जो डिफरेंस है दोनों का, मोनोकोट या डाइकोट का, वो आपको वहां पे सिखाया गया है। वेनेशन से फॉर एग्जांपल अभी आया था 10 मिनट पहले कि रेटिकुलर वेनेशन, मैंने तब आपको बोला था कि डाइकोट के अंदर यूजुअली रेटिकुलर वेनेशन होता है, मोनोकोट के अंदर यूजुअली पैरेलल विनेशन होता है। तो वो क्यों आपको तब समझाया था? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन यहां पे आपको याद रखने की जरूरत थी, इसलिए वो पहले सिखाया, ये बाद में दिया गया। अगर आपको हाइड्रोजन पता ही नहीं है, राइट, तो आप कार्बन पता ही नहीं है, ऑक्सीजन पता ही नहीं है, एंड आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठोगे तो क्या होगा? सेम चीज ये है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पहले सिखाया गया है, डिफरेंसेस बिटवीन डाइकोट एंड मोनोकोट आपको पहले बाहर से दिखाया गया है। अब उसके बाद उसको याद रख के आपको उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सीखना पड़ेगा। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का आपको पूरा जितने भी मेन टॉपिक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में वहां से मैं स्टार्ट करूंगा, पूछने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, राइट। दैट इज योर एक्सरसाइज टुडे। आपकी ये होमवर्क पर्सनली, वन मोर होमवर्क, जो रेगुलर होता है वो तो है ही, ये एडिशनल होमवर्क है कि आपको मोनोकोट एंड डाइकोट के ये जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स है उसकी पूरी डिटेल आपको स्टडी करनी है, याद करनी है, याद रख के वापस आना है, राइट। तो दैट्स वेयर आई एम एंडिंग द सेशन। मुझे था कि कुछ हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर, मुझे कोई उतावड़ नहीं है, आई एम नॉट इन अ हरी एट ऑल। यू थिंक, यू स्टडी द एक्सटर्नल कैरेक्टर, डिफरेंस मुझे चाहिए डाइकोट एंड मोनोकोट का, वहां से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेवल ऑफ डिस्कशन इन नेक्स्ट लेक्चर, राइट। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी नाउ, राइट। आई विल सी यू in the next lecture.